नमस्कार। रिपोर्ट एक्सक्लूसिव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछली कड़ी में बताया था अभी किस तरीके से जो है काफ़ी जो बैंक है वो विलय होने वाले हैं और उन बैंकों का जो विलय है वो साफ देखा जा सकता है, क्योंकि नए साल पर सरकार ने बैंकों को एकीकरण करने की एक योजना पेश की थी, जिसमें नए साल में ये बैंक जो थे विलय होने वाले थे उन पे हम करेंगे। क्योंकि आज ही पूरे प्रदेश और पूरे देश में, राजस्थान से लेकर पूरे देश में जो है बैंक के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। वो हड़ताल किस लिए है वो भी उन्हीं पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बैंक विलय की जो हम खबर लेके आ रहे हैं उसी बैंक विलय को लेकर जो पूरे प्रदेश और पूरे देश में जो है कर्मचारी जो है बैंक के हड़ताल पे हम बात करेंगे। अगस्त 2017 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों को एकीकरण की अपनी अपनी योजना पेश करने को कहा था। उस समय बैंक ऑफ बड़ौदा, विजय बैंक और देना बैंक के प्रस्तावित विलय पर सोशल मीडिया चुटकी लेते हुए नए बैंक को विजय देनानाथ बड़ौदा बैंक का नाम दे रहा है। लेकिन सरकार ने इस विलय का ऐलान करते हुए छोटे छोटे बैंकों को मिलाकर वैश्विक स्तर के कुछ बैंक बनाने की दिशा में एक और ठोस कदम बढ़ा दिया है। इस विलय से सरकारी बैंकों की संख्या 21 से घटकर 19 रह जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे जब 21 से 3 बैंक जाएंगे तो संख्या जो है वो 18 रहनी चाहिए, लेकिन 19 कैसे होगी? तो हम आपको बता दें 21 से 3 बैंक जरूर घटेंगे, लेकिन तीनों को तोड़कर एक बैंक बनाया जाएगा, जो उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी तो वो 19 हो जाएगा। हालांकि देना बैंक की खराब सेहत को लेकर इस प्रस्तावित विलय पर सवाल भी उठ रहे हैं। खुद पर फंसे कर्ज को एनपीए के बड़े बोझ के कारण देना बैंक अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के प्रोस्क्रिप्टिव एक्शन यानी पीसीए के दायरे में है। इसी वजह से इस बैंक पर अब कोई कर्ज देने को लेकर पाबंदी लगी हुई है। सरकार का मानना है कि विलय के बाद इन बैंकों की संचालन क्षमता जो है वो सुधरेगी, लागत में कटौती आएगी और नया बैंक मौजूदा के प्रतिस्पर्धाओं को बैंकों से मात दे सकेगा। हालांकि कई लोग इस विलय को सुधारात्मक कदम से ज़्यादा मजबूरी मानते हैं। उनके मुताबिक इस विलय के पीछे देना बैंक को प्रभावी तौर पर बेल आउट देना है, जिसके कर्मचारी और फंसे कर्जों को बोझ का असर नए बैंक पर भी पड़ेगा। विलय से वास्तविक समस्या छिप जाएगी, इसका समाधान भी नहीं होगा। हम आपको बता दें पीसीए के दायरे में वो बैंक आता है जिसकी एनपीए बहुत बढ़ जाता है और उसके बाद जो है आरबीआई उसको अपने अंडर में लेकर उसके जितने भी कर्ज देने की जो उनकी जो क्षमता है उसमें कटौती कर देती है और कर्ज देने पर मनाही कर देती है। विलय पर सहमत नहीं थे रघुराम राजन। आपको बता दें ये बड़ा टॉपिक है। विलय पर जो रघुराम राजन थे वो सहमत नहीं थे। इसका एक सटीक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने सरकारी बैंकों के विलय की मंशा पर काफ़ी सवाल उठाए थे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया था कि बैंकों का एकीकरण फालतू नहीं है, लेकिन सरकार की समझ साफ होनी चाहिए कि आखिर उससे वह कौन सा मकसद हासिल करना चाहती है। जनवरी 2014 में एक लेक्चर के दौरान उन्होंने सवाल उठाया था, जिसके उन्होंने कहा था कि जिस बैंक के साथ विलय होगा इसका निर्णय करते वक्त बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सर्वोत्तम तो यह होगा कि मजबूत बैंकों का विलय कर दिया जाए, क्योंकि उनके पास संसाधन है, उनकी सेहत और संस्कृति अच्छी है, उनके सामने विलय प्रक्रिया की जरूरतों को पूरा करने के सिवा कोई बाधा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमने किसी बीमार बैंक का विलय किसी बड़े स्वस्थ बैंक के साथ कर दिया तो इससे विलय के वक्त बड़े स्वस्थ बैंक के लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उस वक्त के गवर्नर रघुराम राजन ने देना बैंक के विलय को लेकर नए बैंक की क्षमता को प्रभावित करना बताया था। इससे राजन की मान्यताओं को बल मिलता है। राजन ने कमजोर या बीमार बैंकों का विलय तभी करने की सलाह दी थी जब उनकी सेहत सुधर जाए। उन्होंने बैंकों के विलय में सरकार का मुख्य भूमिका पर भी सवाल उठाया था। अब यही हो रहा है। ईटी को सूत्रों से पता चला है कि जब सोमवार को तीनों बैंकों के टॉप एग्जीक्यूटिव को मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया गया था तो उन्हें उनका तनिक आभास नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। एक बैंक ने ईटी को बताया कि अगर हम पर एक और हमारे बोर्ड पर छोड़ दिया जाए तो हम बैंकों के इस कम्युनिकेशन को पसंद नहीं करते हैं। अब जब यह सरकार का फैसला है तो हमारे पास इसे मानने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। एकीकरण के जोखिम भी काफ़ी सामने आए हैं, जो हम उदाहरण के तौर पर बताएंगे। 3 बैंकों के शाखाओं के एकीकरण और इसकी प्रक्रिया विलय की बड़ी चुनौती होगी। ब्रोकिंग हाउस जेफरीज के मुताबिक इन बैंकों की कई शाखाएं एक ही जगह पर काम कर रही है। अगर उनमें कुछ शाखाएं बंद होगी तो कर्मचारियों के समायोजन का सवाल पैदा होगा। इसके अलावा 3 बैंकों की अलग अलग कार्य प्रणाली एनपीए को बोझ तले दबाए देना के शासन प्रशासन की भी गंभीर समस्याएं होगी और
फंसे कर्ज यानी एनपीए में इस विलय से देना बैंक का फंसा कर्ज नेब बैंक के खाते में आ जाएगा। देना बैंक का ग्रोस एनपीए रेशो जो है 22% के सर्वोच्च स्तर पे है। विजया बैंक का ग्रास एनपीए रेशो जो है 6.9% है, जबकि बैंक बड़ौदा का 12.4% है। इसके विलय से बने एक नए बैंक का ग्रॉस एनपीए रेशो 13% हो जाएगा, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के मौजूदा 12.4% के रेशो से खराब होगा। इसलिए इस विलय को दो बैंकों के जरिए एक बैंक के बेल आउट के रूप में देखा जा रहा है। एकीकरण जो है, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आश्वासन दिया था कि न किसी की नौकरी जाएगी और न ही किसी की सेवा शर्तों से छेड़छाड़ होगी। हालांकि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने विलय के फैसले का विरोध किया है। उसका कहना है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि बैंकों के विलय से बनने वाला नया बैंक ज्यादा कुशल और क्षमतावान होगा। एसोसिएशन के महासचिव ने श्री एच वेंकटेश्वर का कहना था कि विलय से बैंक शाखाएं बंद हुई हैं, बैड लोन जो है वो बड़े हैं, स्टाफ की क्षमता में कटौती हुई है और बिजनेस भी घटा है। उन्होंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई 200 साल से अपनी पहली बार नुकसान में गया है। उन्होंने कहते हुए कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजय बैंक कुल फंसा हुआ कर्ज जो है 80,000 करोड़ रुपए है। उनके विलय से इन फंसे कर्जों की वसूली नहीं हो पाएगी। दूसरी ओर पूरा ध्यान विलय के मुद्दों पर चला जाएगा और यही सरकार का गेम प्लान है। इसका भविष्य क्या है, इस पे भी हमने थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया। देश की बहुत सारी वेबसाइटों पे और बहुत सारे जो इसके सूत्रधार हैं उनसे देखने का प्रयास किया, तो इसके जो भविष्य है वो इस प्रकार से माने जाते हैं। सरकार मानती है कि तीनों बैंकों के विलय से संचालन सहभागिता पैदा होगी और छोटे छोटे बैंकों की जगह बड़े दमदार बैंक उभरेंगे, लेकिन कई लोगों का कहना है कि विलय के बाद बड़े बीमार बैंक पैदा होंगे। रेटिंग एजेंसी नोमुरा ने एक नोट में कहा कि हमें बताना चाहते हैं कि इन बैंकों यानी देना बैंक और विजय बैंक का एनपीए जो है कवरेज बैंक ऑफ बड़ौदा से बहुत कम है और विलय के बाद एनपीए की पहचान में अनिश्चितता पैदा होगी। यह अनिश्चितता ज़्यादा प्रोविजन और संभावित यानी बीएस कंसोलिडेशन से बैंक ऑफ बड़ौदा को तुरंत झटका लगेगा। हालांकि एडलवाइज सिक्योरिटीज के मुताबिक देना बैंक से नकारात्मक असर पड़ने वाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ पीएस जयकुमार का मानना है कि विलय से उनका बैंक और मजबूत होगा, क्योंकि इससे पश्चिम और दक्षिणी इलाके में उनकी पहुंच बढ़ेगी। उनके मुताबिक नए बैंक को बड़े CASA यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो और विभिन्न क्षेत्रों में दिए लोन का भी फायदा होगा। ये था पूरी रिपोर्ट। हमने आपको बताने का प्रयास किया कि नए साल के बाद कौन से बैंक जो है विलय हो सकते हैं और उस विलय को लेकर पूरे देश भर में आज आंदोलन किया जा रहा है। देश भर में जो बैंकों के जो कर्मचारी हैं वो आज हड़ताल पे है। कई बैंक जो है जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, जो विलय हो रहे हैं उनके बैंक के कर्मचारी जो है अपने अपने क्षेत्र के बताए जा रहे एसबीआई बैंक के सामने जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी समस्याएं जो है देश के तमाम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि देश की जिम्मेदार एजेंसी जो है उनकी बात को समझ सके। हालांकि इसका आगे चलकर क्या होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी से ही मतलब बैंक कर्मचारियों में एक डर की भावना शुरू हो चुकी है कि अगर बैंक में अगर ऐसा कुछ होता है तो उनकी नौकरियां कहीं ना कहीं कहा जा सकता है भी उनकी नौकरियां खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अरुण जेटली के उस बयान को देखा जाए तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी और न ही किसी की सेवा शर्तों से छेड़खानी की जाएगी। लेकिन फिर भी बैंक के उन कर्मचारियों में काफ़ी रोष देखा जा सकता है जो देश भर में आज उठ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। हमने आपको बताने का प्रयास किया कि कौन कौन से बैंक जो है वो इस सेक्टर से बाहर जा सकते हैं और कौन कौन से बैंक जो है विलय हो सकते हैं। तो मतलब अगर आप इन बैंकों में आपका कोई खाता है या फिर कोई है तो आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं और विलय की इस जानकारी को पूरी प्रमुखता से जान सकते हैं। बाकी आगे भी हम आपको यूं ही जानकारियां देते रहेंगे। अगर आप हमारी खबरें और हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर खबर जो है आपको तुरंत मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर हाजिर होंगे कोई नए मुद्दे के साथ।